वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओओजेनेसिस के बारे में। सो व्हाट इज ओओजेनेसिस? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस ऑफ ओओजेनेसिस इज। तब देखिए हमारे पास जो फीमेल गोनेड्स है इसको हम कहते हैं ओवरीज। तो जितनी भी गोनेड्स होते हैं उनका टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, आइदर इन केस ऑफ द मेल और इन केस ऑफ द फीमेल्स। तब देखिए ओवरी का जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हम कहते हैं गेमिटोजेनिक फंक्शंस, यानी दिस ओवरी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ गेमीट। और जो गेमीट फीमेल की केस में बनती है इनको हम कहते हैं ओवम और एग। और जिस प्रोसेस के थ्रू इस ओवम और एग की रिप्रोडक्शंस होती है इसको हम एक्चुअली कहते हैं ओओजेनेसिस। तो ये ओवरी का फर्स्ट फंक्शन हुआ। इसके अलावा ओवरी का सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शंस, क्योंकि ये ओवरी बेसिकली कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, और इनमें मेनली एस्ट्रोजन्स आते हैं एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। तो ये हुआ ओवरी का एंडोक्राइन फंक्शंस। तो ये दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं बाय द फीमेल गोनेड जिसको हम कहते हैं ओवरी। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है जिसको हम कहते हैं गेमिटोजेनिक फंक्शंस, इसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो अगर टर्म को देखिए, ओ मीन ओवम एंड जेनेसिस मीन प्रोडक्शंस, यानी ऐसा किस्म की प्रोसेस जिसमें क्या होती है, एक की प्रोडक्शंस होती है। तो इस प्रोसेस को हम सिंपली कहते हैं ओओजेनेसिस। तो अब डिफिनेशन में देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग, दिस इज कॉल्ड एज ओओजेनेसिस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैप्लॉइड सेल्स की प्रोडक्शंस होती है तो इसको हम कहते हैं ओओजेनेसिस। तब देखिए हैप्लॉइड सेल ह्यूमन की बॉडी में दो प्रोसेस की थ्रू होती है, एक हमारे पास ओओजेनेसिस है, दूसरा हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसके अलावा हैप्लॉइड सेल से जब अगेन डिप्लॉइड सेल्स बनता है, इस प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की रिजल्ट में ये स्पर्म एंड ओवा कंबाइन होते हैं और इनसे अगेन डिप्लॉइड सेल्स बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। तब देखिए ओवम क्या है। ओवम हमारे पास बेसिकली ये एक हैप्लॉइड सेल्स है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, हैप्लॉइड सेल्स है। अगर मैं और एक्सप्लेन करूँ ओवा को, तो बेसिकली दिस इज कंसिडर एज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन में बॉडी में ओवम को लार्जेस्ट सेल कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास ह्यूमन की बॉडी में स्पर्म है। अब ये जो ओओजेनेसिस का प्रोसेस है ये बेसिकली होता है इनसाइड द ओवरी। तो ये लोकेशन है कि ये प्रोसेस कहाँ पर होता है। अब देखिए जेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। सो दिस प्रोसेस स्टार्ट बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल। तो बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल ये ओओजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके अलावा जब फीमेल की बर्थ होती है और चाइल्डहुड के केस में ये जो ओओजेनेसिस का प्रोसेस है ये इट विल रिमेन इनएक्टिव फॉर्म में ये रहता है। जब प्यूबर्टी हिट करती है तो इस केस में अगेन ये ओओजेनेसिस का प्रोसेस एक्टिव हो जाता है। अब देखते हैं कि किस तरह से ओओजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड ओवम और एग बनती है। अब ये ओवरऑल प्रोसेस है कि किस तरह से ओओजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ओवम की प्रोडक्शंस होती हैं, और इसी से रिलेटेड जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में वो भी ऐसे ओओजेनेसिस के साथ हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे, क्योंकि बुक में ओओजेनेसिस के साथ ही फॉलिकल डेवलपमेंट अटैच किया हुआ है। तो इस वजह से दोनों को हम कंबाइनली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तब देखिए ओओजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओओगोनियम। तो ओओगोनियम बेसिकली हमारे पास डिप्लॉइड जर्म सेल्स है जिसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से हमने यहाँ पर 2n लिखा है ओओगोनियम को, क्योंकि ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं। अब देखिए ये ओओगोनियम क्या करते हैं, ये इनमें ग्रोथ स्टार्ट होती है और ये अक्मुलेट कर देता है साइटोप्लाज्म को। तो इसकी रिजल्ट में अगेन इनमें एक माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस ऐसा किस्म का सेल डिवीजन है जिसमें सिर्फ
सेल नंबर इंक्रीज होते हैं जबकि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसी किस्म की डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। तो जब ओगोनियम में माइटोसिस होती है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ओओसाइट्स। तो यहाँ पर 2 प्राइमरी ओओसाइट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक को लेकर चलेंगे। तब देखिए जो प्राइमरी ओसाइट्स है इनमें अगेन क्रोमोसोम नंबर 46 ही है, क्योंकि इसमें माइटोटिक डिवीजन हो चुका है। अब देखिए ये जो प्राइमरी ओसाइट्स है ये इनमें जब मियोसिस 1 स्टार्ट होता है तो मियोसिस 1 का जो स्टेप है जिसको हम कहते हैं प्रोपेज 1, तो इस स्टेज में बेसिकली जो प्राइमरी ओसाइट्स है ये अरेस्टेड हो जाता है। तो ये प्रोसेस बेसिकली बिफोर द बर्थ होती है। तो जब प्राइमरी ओसाइट्स बनता है तो ये प्रोपेज 1C में अरेस्टेड हो जाते हैं। इसके बाद फीमेल की बर्थ होती है और फर्दर जो चाइल्डहुड है तो इस स्टेज में ये दे विल रिमेन इनएक्टिव। अब जब प्यूबर्टी आती है तो यहाँ पर हमने अगेन प्राइमरी ओसाइट को यहाँ पर हमने अगेन लिखा है। प्राइमरी ओसाइट से जब प्यूबर्टी आती है तो इनमें मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, जिसकी रिजल्ट में हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं। लेकिन ये जो अगेन प्राइमरी ओसाइट से ऑनवर्ड जो डिवीजन होती है वो बेसिकली अनइक्वल डिवीजन होती है। इनमें सेल्स बनते हैं अनइक्वल और वो सेल बेसिकली अनइक्वल इन साइज होते हैं। तो जब इनमें मियोसिस 1 होता है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं सेकेंडरी ओसाइट्स और एक हमारे पास स्मॉल सेल्स बनता है जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी। तो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म्स और गिनलीज वगैरह जाते हैं सेकेंडरी ओसाइट्स में, और ये सेकेंडरी ओसाइट बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं। अब जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है तो ये अगेन मेटाफेज 2 जो कि मियोसिस 2 का एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं मेटाफेज 2, तो इनमें अरेस्टेड होता है। अब यह जो सेकेंडरी ओसाइट बना है ये तो या फर्टिलाइज होगा या मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस के थ्रू ये बॉडी से डिस्चार्ज होगा। अब जब स्पर्म आता है और ये स्पर्म इस सेकेंडरी ओसाइट को फिनिट्रेट करता है तो इसकी रिजल्ट में क्या होती है बेसिकली यहाँ पर जो सेकेंडरी ओसाइट से ये जब स्पर्म इनको फिनिट्रेट करता है तो इनमें मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, जिसकी रिजल्ट में क्या होती है हमारे पास ओवम की सिंथेसिस होती है और अगेन सेकंड पोलर बॉडी बनती है। अब यही ओवम बेसिकली इनसे फर्दर जाइगोट बनता है और जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो और फीटस की डेवलपमेंट होती है और फीमेल जो इंडिविजुअल को बर्थ देती है। अब यहाँ पर जो पोलर बॉडी है इनका फंक्शंस क्या है, तो ये इनका डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कुछ केसेस में रेयरली स्पर्म इनको भी फर्टिलाइज कर सकता है। तो जब स्पर्म आता है और इन पोलर बॉडी को फर्टिलाइज कर देता है तो यहाँ पर एक मास ऑफ टिश्यू बनती है और ये मास ऑफ टिश्यू चूँकि एम्ब्रियो से रिजेंबल्स नहीं करती तो फीमेल बॉडी इनको रिजेक्ट करती है। इसके अलावा जो 100 में से बेसिकली 1 जो मिसकैरेजेस होती है वो इन्हीं फर्टिलाइज पोलर बॉडी की वजह से ही होती है। सो दिस इज द फेट ऑफ पोलर बॉडी। अब यहाँ पर देखिए कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट किस तरह से ओओजेनेसिस से रिलेट है। तब देखिए ये जो हमारे पास ओगोनिया है यहाँ पर प्राइमोर्डियल फॉलिकुल ओवरी के अंदर एनाटॉमी में हमने पढ़ा कि इसके अंदर बेसिकली सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल, और ये फॉलिकल डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में प्रेजेंट होती है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है इनमें बेसिकली ये ओगोनियम है, इनमें जब माइटोटिक डिवीजन होती है तो इनसे बर्दर प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है जिसके अंदर प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं। तो ये बेसिकली इनके अंदर ये प्राइमरी ओसाइट्स है जिसके इर्द गिर्द हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स अरेंज होते हैं, तो इस फॉलिकल को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। अब यही जो फॉलिकुलर सेल्स है इनमें माइटोटिक डिवीजन होती है और फाइनली ये फॉलिकल मैच्योरेशन की तरफ जाती है। तो जब इनमें मैच्योरेशन होती है और फाइनली जब फॉलिकल मैच्योर्स होती है इस मैच्योर फॉलिकल को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स। और इन्हीं फॉलिकल में बेसिकली जो ओसाइट्स है इनमें भी डिवीजन होती है और इनमें फाइनली प्रेजेंट होती है सेकेंडरी ओसाइट्स। तो ये हमारे पास
ग्राफियन फॉलिकल्स है जिसके अंदर सेकेंडरी oocytes प्रेजेंट होती है। तो ये जब ओवुलेशन होती है तो ओवुलेशन की रिजल्ट में ये ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम मैच्योर फॉलिकल्स कहते हैं, इनके रप्चर्स होते हैं, जिसकी रिजल्ट में ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं, और जो रप्चर फॉलिकल्स है वो कन्वर्ट होता है इनटू ए येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम, जो कि फर्दर इनसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन होती है। तो ये जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो इनसे सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। यही सेकेंडरी oocyte फिर वेट करेगा फॉर द स्पर्म्स टू फर्टिलाइज इट। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ oogenesis। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है, ये सिमिलर भी है कुछ केसेस में, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस भी पाई जाती है। जैसे अब देखिए सिमिलरिटी को, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में जैसे हमने पढ़ा, तो दोनों का जो स्टार्टिंग होती है वो बेसिकली डिप्लॉइड जर्म सेल से होती है। तो वहाँ पर जो डिप्लॉइड जर्म सेल्स है वो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है। यहाँ पर हमारे पास डिप्लॉइड सेल्स है, डिप्लॉइड जर्म सेल है जिसको हम कहते हैं ओगोनिया। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिप्लॉइड जर्म सेल से होती है। इसके अलावा देखिए, तो दोनों में हमारे पास एक द रिजल्ट हैप्लॉइड सेल्स बनती है। तो oogenesis के केस में भी हैप्लॉइड सेल्स बनता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में भी हैप्लॉइड गैमीट बनती है। इसके अलावा अगर डिफरेंस की बात करें तो oogenesis में हमारे पास 1 ओवम की सिंथेसिस होती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास 4 मैच्योर स्पर्म बनते हैं। इसके अलावा टेबल में भी डिफरेंस है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली 74 डेज लेते हैं, और ये प्रोसेस बेसिकली एक्सटेंड होते हैं बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर द प्यूबरिटी अगेन ये स्टार्ट होते हैं। तो टाइम टेबल में भी डिफरेंस है दोनों के दरमियान। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द oogenesis। थैंक यू सो मच।